इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच वन इज मेलाकाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो इसका है, कोई बता सकता है? बताओ। फर्स्ट का मेलाकाइट मैंने आपको बताया था कि मेलाकाइट का फॉर्मूला क्या होता है। इनमें से कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर है फर्स्ट वन, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, याद रखना इसे आप। ये मेलाकाइट है, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, दैट इज मेलाकाइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी याद करना है मेरे साथ साथ। सेकंड इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? पहला, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। सेकंड है, नेचुरली अकरिंग केमिकल substances in the earth crust. थर्ड है, ore are minerals that contain a metal. और फोर्थ है, gang is an ore contaminated Fourth is incorrect. with। हाँ, फोर्थ वन। और इसके अलावा कोई आंसर? रिप्लाई करो चैट में। और आपको क्या लग रहा है किसको? हाँ, श्रुति। ओके, ट्राई करके देखो। ओके, चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा, अंबिका श्रुति राइट आंसर है। सुमित, अंबिका श्रुति राइट आंसर। फोर्थ वन इज राइट। ठीक है, तो फोर्थ इसमें सही आंसर है। क्योंकि जो गैंग होता है, जो ओर होता है, उसमें मेन क्या होता है? मेटल होता है। ठीक है, और मेटल के साथ कोई और चीज आ जाती है, वो है गैंग। ठीक है, तो इसको मेन ओर में मेटल को हम प्रिफर करेंगे, गैंग को हम प्रिफर नहीं करते। हम ये नहीं कहेंगे कि ओर में गैंग ही होते हैं, हम कहेंगे ओर में मेटल होते हैं। मतलब मेटलर्जी वाला सही है, क्योंकि जब आप आइसोलेशन ऑफ मेटल करते हो तो उसी को मेटलर्जी कहते हैं। मिनरल क्या होता है? नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस होता है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। और ओर क्या होता है? एक मिनरल होता है कंटेन अ मेटल, जिसमें मेटल कंटेन होता है। ठीक है, तो जो फोर्थ वन है इसमें से वो इनकरेक्ट है, फोर्थ इज राइट। क्लियर है? फोर्थ वन इज राइट। अब ये क्वेश्चन है जो, हाँ यामिनी सही आंसर था आपका। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये देखो आपके बोर्ड लेवल में भी आता है, तभी मैंने कहा आपको जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप करोगे तो उससे बाहर का कहीं नहीं आने का आपके उसमें। और ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें है देखो थर्ड वन में, मेटल आर यूजुअली नॉट फाउंड एज नाइट्रेट्स। कहता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में नहीं होता। अभी तक आपने देखा जितने भी मेटल होते हैं उसके और नाइट्रेट के फॉर्म में आपने नहीं देखे, या बहुत कम दिखते, जैसे NaNO3। ठीक है, या कोई और। तो नाइट्रेट के फॉर्म में बहुत कम होते या नहीं होते, ये कह रहा अभी होते नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो आउट ऑफ द फॉलोइंग टू, फर्स्ट एंड सेकेंड रीजंस, विच वन इज और आर ट्रू फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन? पहला है, मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली इनसॉल्युबल। और सेकंड है, मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पहला हाईली अनस्टेबल और दूसरा हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें से कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, या सेकंड फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स? ओके अंबिका, वेल ट्राई है, सही है। और इसके अलावा बोलो। यामिनी,
ओके सुमित, और इसके अलावा तो ट्राई करके देखो, देखो गलती होती है कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर है फर्स्ट वन, यामिनी ने सही बोला, फर्स्ट इज फॉल्स। हाईली अनस्टेबल होते हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाइट्रेट के तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, CaNO3 का होल ट्वाइस हो गया, NaNO3 हो गया, यह स्टेबल होते हैं, लेकिन ये हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ। वाटर के साथ बहुत जल्दी सॉल्युबल होंगे। अब क्या होगा, कोई भी चीज अर्थ क्रस्ट में है, जैसे मैंने कहा NaNO3 अर्थ क्रस्ट में, ये स्टेबल तो है, लेकिन बारिश गिरेगी ऊपर से, वाटर आएगा, वाटर के साथ ये सॉल्युबल हो जाता है, ये कुछ दूसरा कंपाउंड बना देगा और नाइट्रेट बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए नाइट्रेट के कंपाउंड क्या होते हैं, ये बोर्ड लेवल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके पास, कि मेटल होते हैं जो वो नाइट्रेट फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो मेटल जो है नाइट्रेट के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं और स्टेबल भी होते हैं, अनस्टेबल नहीं होते। ठीक है, स्टेबल होते हैं नाइट्रेट, तो इसीलिए फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, इसको बताओ क्या होगा। फोर्थ वन में क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? फोर्थ वन, फोर्थ वन, ओके अंबिका, सुमित, ठीक आंसर है। ठीक है, और इसके अलावा श्रुति राइट आंसर है। ये याद करने पड़ेंगे आपको, मिनरल्स वगैरह भी आ जाता है, बोर्ड में भी पूछ लेते हैं इससे। ठीक है, इसको याद करना है। देखो मेलाकाइट अभी हमने ऊपर किया था। ठीक है, ये कार्बोनेट होता है, CaCO3 और CuOH का होल ट्वाइस, जो हमने ऊपर लिखा था सबसे टॉप में, ये मेलाकाइट था। ये मेलाकाइट है, CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस, ये मेलाकाइट है। ठीक है, तो मेलाकाइट तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज है इसमें कैसलराइट। कैसलराइट होता है जो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है SnO2, ध्यान रखना SnO2। ठीक है, पायरोलोसाइट अभी आएगा, आप डी ब्लॉक में पढ़ोगे इससे, ये होता है MnO2। MnO2 याद करते जाओ साथ साथ इसे। ठीक है, MnO2। और मैग्नेटाइट का हमने किया था Fe3O4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन के मिनरल्स कौन से होंगे, मैग्नेटाइट। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ वन, मैग्नेटाइट। तो फोर्थ का आंसर है मैग्नेटाइट। अब फिफ्थ का आंसर बताओ। फिफ्थ का आंसर, कैसलराइट इज एन ओर ऑफ। हाँ अंबिका सही है। और इसके अलावा कोई, अभी मैंने इसका आंसर बताया, बल्कि अभी बताया इसका आंसर, जस्ट इसके अबव। हाँ श्रुति राइट आंसर है। इसको साथ साथ याद करना, मेरे साथ साथ आप याद करते चले जाओ। ओके सुमित, तो इसका आंसर है, देखो अभी मैंने बताया था, देखो कैसलराइट क्या होता है, SnO2। SN को क्या कहते हैं, टिन कहते हैं। तो ये फोर्थ वाला हो गया SnO2, ये देखो यही क्वेश्चन आ गया, और ये यहाँ पे दिया हुआ है, और ये ही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसलराइट किसका और है, टिन का, Sn का, ये याद करना है। देखो कैसलराइट हो गया, SnO2 मैंने अभी बताया था आपको। तो ये जो SnO2 है, तो Sn है इसमें मेन। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वगैरह तो ये सबके साथ कनेक्ट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या आपके पास ऑक्सीजन ही तो है, तो कोई भी चीज क्या होगी, जल्दी से ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाती है और ऑक्साइड बना देती है। तो ज्यादातर आप कंपाउंड देखोगे ऑक्सीजन के साथ होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, क्योंकि CO2 गैस एटमॉस्फेयर में होती रहती है और ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में मिलेगी, तो जैसे जो जिसके साथ ज्यादा कंबाइंड होगा उसका कंपाउंड बना देगा, जिससे ज्यादा स्टेबल होगा वो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बोर्ड लेवल में पूछा हुआ है। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि देखो सल्फाइड और होता है जो,
आर यूजुअली कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, लेकिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड और ऑफर एन एक्सेप्शन एंड इट्स कंसंट्रेटेड बाय लीचिंग। आपको लीचिंग बताया था। अब इसमें से कौन सा आंसर है? देखो सबके सब सल्फाइड फॉर्म में। अब गैलिना को याद रखना, पीबीएस, ठीक है। कॉपर पायराइट हमने किया था CuFeS2, ये है स्प्लेराइट, इसको भी किया था जिंक ब्लेंडे, और ये अर्जेंटाइट है Ag2S, सब सल्फाइड है। हाँ, श्रुति और सुमित राइट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है क्योंकि इसमें गलती करने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। यही मैं कह रहा हूं, अब आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कई बार आप कहते हो क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, वो क्या होता है कि उसके अंदर ही होता है लेकिन हम उसकी लैंग्वेज को नहीं पहचानते, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है। वो ये मान के चलते हैं कि आपका लेवल हाई है, आप सब कुछ जानते हो, 11 तक आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, और ये जो चीजें हैं इसको आपने डीपली नॉलेज किया हुआ, उस बेस पे वो बनता है, ठीक है। इसीलिए उसमें कई चीजें या तो टफ लैंग्वेज में लिखी होती है, और या फिर वो होता उसी से, क्वेश्चन उसी से आएगा सब कुछ, लेकिन आपको बुक दे देंगे और क्वेश्चन देंगे तो भी करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका आंसर है अर्जेंटाइट, Ag2S। क्यों? देखो, क्योंकि मैंने कहा था कि जो गोल्ड और Ag होता है, चाहे सल्फाइड फॉर्म में हो चाहे Ag फॉर्म में हो, ये लीचिंग के थ्रू होगा, ये लीचिंग के ही थ्रू होगा। कौन? गोल्ड एंड सिल्वर, या सिल्वर सल्फाइड, इसे कहते हैं अर्जेंटाइट। अर्जेंट हो गया Ag से, ठीक है। तो ध्यान रखना ये भी सल्फाइड फॉर्म में, लेकिन इसे लीचिंग से हम सेपरेट करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यहाँ पे यूज नहीं करते। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट को करना है, और फिर इसके बाद विदाउट आंसर देखे आप इसे सॉल्व करके फिर मुझे आंसर भेजो, आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं वो पता चलेगा कि कितनी अच्छी आपकी मेमोरी है, ठीक है। उसे दोबारा मुझे करके भेजो फिर। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताओ क्या होगा। देखो, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड, आपको पता है रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड से एक गैस निकलती है, मैंने हर बार उस गैस को निकाला हुआ है एज अ बाई प्रोडक्ट, बताओ कौन सा है। हर बार रोस्टिंग करी जब हमने तो एक गैस रिलीज होती है, वो कौन सी गैस है? बस ये पूरा उसी के बारे में डिटेल है, कोई बता सकता है? जब भी रोस्टिंग करते हैं हम लोग तो एक गैस रिलीज होती है बार बार, वो कौन सी गैस है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। हाँ, सुमित राइट आंसर है। इसके अलावा अंबिका राइट आंसर है। अब मेरे साथ याद करना आपने, अब मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ अब याद भी कराऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने लगभग फर्स्ट पोर्शन का 65% कर लिया लगभग। अब 2-3 चैप्टर बचे हैं, एक चैप्टर थोड़ा पी ब्लॉक बड़ा है बस, बाकी दोनों छोटे हैं अब। सर ऑप्शन डी है इसका। हाँ, ऑप्शन डी इज राइट, SO2। देखो सल्फाइड का मतलब जैसे मैंने कहा ZnS है, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं तो ये बनेगा जिंक ऑक्साइड, और SO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो SO2 गैस रिलीज होगी हर हमेशा, उसी के बारे में पूरी डिटेल है ये। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ, इलिंगम डायग्राम देखो, इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें डेल जी आ जाता है, इसीलिए थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल हो गया ये, ठीक है। अब इसमें से बताओ कि जो एल्युमिनिया को रिड्यूस कर देता है, एक ऐसा मेटल है इनमें से जो एल्युमिनिया को रिड्यूस कर देता है। तो इलिंगम डायग्राम मैंने आपसे बनाया था, तो मैंने AL का भी बनाया था, देखो AL का ये बनाया था, उससे नीचे वाली कौन सी लाइन बनाए थे याद करो। जब मैंने आपसे इलिंगम डायग्राम बनाया था तो इन चारों में से AL के नीचे मैंने कौन सा मेटल रखा था, या एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है वो इसको रिड्यूस कर देगा। अब बताओ, इतना भी हिंट दे दिया आपको। आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी, अंबिका का आंसर सही है और श्रुति का आंसर सही है, अंबिका श्रुति इज राइट आंसर।
और इसके अलावा कोशिश करो, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको बताई है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्युमिनियम के ऊपर जो भी मेटल है वो उसको रिड्यूस कर देगा। या फिर इलिंगम डायग्राम में मैंने आपको बताया था एल्युमिनियम की लाइन ये है, तो इससे नीचे किसकी लाइन बताई थी आपको? अब ये भी आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये, हाँ, सुमित का राइट आंसर है। ये है आपका Mg, Mg मैग्नीशियम। याद करो आप लोग, Mg की लाइन मैंने सबसे नीचे दिखाई थी आपको, फिर Al दिखाया था, Al के बाद मैंने आपको Zn वाली लाइन दिखाई थी, Zn के बाद आपको Fe है, और Fe के बाद लास्ट में Cu है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एक्टिंग कौन करेगा? Mg, फिर Al, फिर Zn, फिर Fe, लास्ट में Cu है, क्योंकि जो लीस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन, और ये देखो सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन से कोई लेकिन ऐसे बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कंपटीशन हो या बोर्ड हो, दोनों में एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये है आपका, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, देखो कॉपर सल्फाइड यानी Cu2S, याद करो अब इससे, द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर हमने इसको क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्शन कराया था तो हमें क्या मिला था? ठीक है, याद करना है इसको कि क्या है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड और द, आप, अच्छा वो ये कह रहा है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, आंसर आपने क्या दिया है? श्रुति एंड सुमित, ओके। देखो मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूँ कि वो कह रहा है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, जब आप कॉपर को एक्सट्रैक्ट करोगे कॉपर ऑक्साइड सल्फाइड से, ठीक है, ये सल्फाइड ओर से कॉपर को आप अलग करोगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि रिडक्शन करते हैं हम क्यूप्रस ऑक्साइड का, तो क्यूप्रस ऑक्साइड हमारे पास है, उसको हम किससे रिएक्शन करेंगे कि हमें कॉपर मिल जाएगा, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखो। वो कह रहा है कि जब आपने सल्फाइड और लिया उससे कॉपर अलग करोगे आप, तो उसमें से हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड का, तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, तो इसको किससे रिएक्शन करेंगे कि हमें कॉपर मिल जाएगा? हम यहाँ पे किससे रिएक्शन करेंगे कि हमें कॉपर मिल जाएगा? अंबिका राइट आंसर है, यामिनी राइट आंसर है। सोचो इससे जरा, अभी देखो मैंने सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए, सारे क्वेश्चन, तभी मैंने कहा आपको अगर मेरे नोट्स आप पूरे पढ़ोगे तो इससे क्वेश्चन बाहर से नहीं आने का। और एनसीईआरटी में भी है, लेकिन उसमें इसी स्पेसिफाई नहीं होता है। तो इसका आंसर है, आप लोगों ने सही दिया है, ये है कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड ये मैंने पहले ही लिख दिया था, वो सल्फाइड ओर की बात कर रहा था, थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज इसकी समझी नहीं पहले, क्योंकि वो कह रहा है रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, जब हम क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे तो हमें एक मेटल ऑब्टेंड होता है, तो हम किसके साथ इसकी रिएक्शन करेंगे कि हमें मेटल ऑब्टेंड हो जाएगा, ठीक है। और किसका एक्सट्रैक्शन करेंगे हम? कॉपर का, कॉपर सल्फाइड से। तो हम क्या करेंगे, ऑटो रिडक्शन होता है यहाँ पे, ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन किसका होता है ध्यान रखना, कोई होगा, और ये क्या है, और कोई बता सकता है इसके अलावा क्या है? क्या होगा प्रभु, सॉरी, क्या होगा प्रभु? ठीक है, तो इन तीनों का ऑटो रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे अपने आप रिडक्शन हो जाएगा Cu2O, Cu2S, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, कॉपर और SO2 गैस बनेगी, ठीक है। SO2 गैस आपने सही कहा, लेकिन वो कह रहा है कि जब आप रिडक्शन करोगे क्यूप्रस ऑक्साइड का तो किसके साथ रिडक्शन करेंगे हम कि हमें मेटल ऑब्टेंड हो जाए, तो है क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड, तब सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड का।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस टू द मेटल बाई कार्बन। आपको मैंने बताया था कि कार्बन कहां से कहां तक रिड्यूस करता है, ठीक है, अंबिका, ओके। और इसके अलावा आंसर, कार्बन किसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, कार्बन किसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। देखो कार्बन किसको रिड्यूस नहीं करेगा, जो हाईली रिएक्टिव है। आपको मैंने बार बार बताया था, जिंक से लेके और कॉपर तक के बीच को रिड्यूस करेगा, उससे हाई वाले को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। याद करो जरा, मैंने बताया हुआ आपको। यामिनी, सुमित, ओके, लेकिन आपने इससे मिस कर दिया। देखो यही होता है, पढ़ने में और होने में फर्क है। आपको मैंने बार बार बताया था कि कार्बन या CO या Al किसको रिड्यूस करेगा, Zn से लेके कॉपर तक। हाईली रिएक्टिव मेटल को ये रिड्यूस नहीं कर सकता। अब देखो Zn तो यहाँ आ गया, ठीक है, FeV आ गया, ये तो लीस्ट रिएक्टिव है तो अपने आप भी हो जाएगा, ऑटो रिडक्शन हो जाता है। इसमें Al है जो हाईली रिएक्टिव होता है। Al, एल्युमिनियम इज हाई रिएक्टिव। आप याद करो क्या था, लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू। देखो Al से ऊपर Mg है तो Mg Al को रिड्यूस कर देगा, लेकिन Al Mg को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। याद रखना, जो टॉप में होगा उसे कोई रिड्यूस नहीं कर सकता, वो नीचे वाले को आराम से रिड्यूस कर देगा। ये इसकी सिंपल टेक्निक आपको बता रहा हूं मैं। तो क्या होगा, देखो लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा क्रो। अब यहां से लेके Zn से लेके कॉपर तक कार्बन रिड्यूस करता है या CO रिड्यूस करता है, इससे ऊपर के ये रिड्यूस नहीं करता। ये याद रखना है आपने। देखो क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको स्टेटमेंट बताया हुआ है। आप ये मत सोचो कि जो डिक्टो जो बताया है वही आता है, क्वेश्चन घुमा के आते हैं। तभी क्वेश्चन करने में मैं आपको फोकस करता हूँ कि क्वेश्चन करो। तो विच कैन नॉट बी रिड्यूस बाई कार्बन, तो एल्युमिनियम या जो भी किससे ऊपर होगा, जिंक से ऊपर होगा, उसको कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता है। याद रखना ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, which of the following element is present as the impurity to a maximum extent in pig iron। मैंने आपको कई बार बताया कि पिग आयरन में ये होता है, 4-5 बार मैंने रिवाइज किया। अब इसको बताओ, कार्बन में पिग आयरन में क्या होगा, श्रुति, ओके, अंबिका, और इसके अलावा आंसर, पिग आयरन में मैंने कार्बन। कहा था कि, हाँ बताओ यमनी, ओके, हाँ सही कहा है यामिनी, सुमित और श्रुति, राइट आंसर है। अंबिका, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है। देखो पिग आयरन में मैंने कई बार बोला आपको, देखो कि पिग आयरन में लगभग कार्बन 4 to 5% होता है, किसी में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, किसी में 3 to 4 लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंप्योरिटी कार्बन की होती है, C की होती है, कार्बन, ये देखो कार्बन, ठीक है। तो ये डिक्टो क्वेश्चन नहीं आते, ध्यान रखना, वो आपको समझना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। तो कार्बन में, पिग आयरन में सबसे ज्यादा कार्बन की परसेंटेज होती है, 4 to 5% कार्बन। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तभी मैंने कहा आसान क्वेश्चन नहीं आते, अब ये घुमाने पड़ेंगे क्वेश्चन। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये भी मैंने आपको कई बार बताया, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो आपको आ जाएगा। अब दिमाग पहले खुद लगाओ। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योर आयरन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन जिसमें स्लैग बन रहा है। स्लैग आपको कई बार बताया मैंने, सबसे ऊपर की रिएक्शन क्या होती है, फिर स्लैग फॉर्मेशन होता है। हाँ वेरी गुड श्रुति और सुमित, वेरी गुड। यही है आपकी स्किल्स होती है, कौन कितना करता है। देखो पढ़ा सबने है, लेकिन कौन उसे सही तरीके से अप्लाई कर पाता है, इसी में मार्क्स में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो स्लैग फॉर्मेशन जब आप ब्लास्ट फर्नेस करते हो तो आपको कई बार बताया मैंने कि हम क्या डालते हैं और उसमें इम्प्योरिटी क्या होती है। उसमें सिलिका की इम्प्योरिटी होती है, और सिलिका की इम्प्योरिटी होती है, और हम उसमें क्या डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं,
यानी कि ये लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना, लाइमस्टोन, क्योंकि कई बार नाम से लिख दिया तो आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं आएगा। CaCO3 यानी लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन जब हीटिंग करते हैं हम तो ये टूट जाता है, इसमें CaO और CO2 में। तब मैंने कहा था इसमें CaO क्या होता है, फ्लक्स का काम करेगा, और इम्प्योरिटी सिलिका होती है। तो थर्ड वाला आंसर CaO प्लस SiO2। एक हो गया फ्लक्स, ये हो गया कौन सा फ्लक्स हो गया, बेसिक फ्लक्स, और दूसरी हो गई एसिडिक इम्प्योरिटी। एसिडिक इम्प्योरिटी ये दोनों मिलके क्या करेंगे, स्लैग बनते हैं, CaSiO3 स्लैग, जो टॉप लेयर बनाता है, जो लाइटर होता है। ठीक है, अब ये देखो ये आ गया क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये। अब ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अब कैसे पहचानोगे किसे, तो स्लैग फॉर्मेशन, ब्लास्ट फर्नेस मैंने आपको बताया था, उसमें कई बार बताया कि देखो स्लैग फॉर्मेशन में फ्लक्स क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है फ्लक्स क्या है, CaO, इम्प्योरिटी क्या है, SiO2। ठीक है, तो ये अब आपको याद रखना है यहाँ से। अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ कम से कम 100 प्लस में, तो वो अपने सॉल्व करने सारे, अगर वो आप याद कर गए तो पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा, और उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने का, ध्यान रखना। तो उसे अच्छी तरह से याद कर लो आप। अब 13 क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और बिफोर रिडक्शन इज नॉट ट्रू। देखो मैंने आपको कहा था जैसे सल्फाइड है ZnS, तो कहता है इसको डायरेक्ट ही Zn में चेंज कर दो। ठीक है, तो कहता है इसको हम प्रिफर नहीं करते। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको रोस्टिंग करते हैं पहले। रोस्टिंग मतलब इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, इसके बाद हम इसे रिडक्शन करते हैं। ठीक है, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, बिफोर रिडक्शन इज नॉट ट्रू। तो आपको ये बताना है कि इसके लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, del G नॉट F ऑफ द सल्फाइड इज ग्रेटर देन दोज ऑफ CS2 या H2S। दूसरा है del G नॉट F इज नेगेटिव फॉर रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और टू ऑक्साइड। थर्ड है रोस्टिंग ऑफ द सल्फाइड टू द ऑक्साइड इज थर्मोडायनेमिकली feasible। और फोर्थ है कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल सल्फाइड। इसमें से आपको सबसे बेकार कौन सा लग रहा है, वही नॉट ट्रू है। इन चारों में से जो आपको सबसे बेकार लग रहा है कि ये हो ही नहीं सकता है, वही उसका आंसर है। 13 ये क्वेश्चन पूछा था, चलो मैंने आपको शायद मैंने कहा होगा आपको कि आगे बताऊंगा, तो मैं आपको इसका बता देता हूँ। देखो ये मिस हो गया था क्वेश्चन मुझसे भी, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे लेकिन इसका आंसर मैंने आपको बताया नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, देखो इसका आंसर है फोर्थ वन। जो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं वो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं मेटल सल्फाइड के लिए, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का कोई सीन नहीं है। इसमें क्या होता है, जो सल्फाइड होता है उसकी del G नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है। मैंने कहा ना आपको कि आपको एक है आसान रास्ता, सीढ़ियों से आप घर पहुंच जाओ ऊपर, और एक होता है रस्सी चढ़ के आप जाओ। तो जब आप रस्सी चढ़ के जाओगे तो आसान है, यहाँ से आप यहाँ जल्दी पहुंच जाओगे, और सीढ़ी से आप बहुत घूम के जाओगे। लेकिन होता क्या है कि जो रस्सी होता है उसमें आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट था, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, तो ये इसी का एग्जाम्पल है कि जो del G नॉट होता है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है सल्फाइड की, और हम कह रहे हैं del G नॉट कम होना चाहिए तभी रिएक्शन हो जाएगी। इसीलिए इस सल्फाइड का हम डायरेक्टली रिडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली उसे Zn में चेंज नहीं कर सकते। याद रखना इसे कि del G नॉट सल्फाइड का ज्यादा होता है ऑक्साइड से, ध्यान रखना CH2 वो दे दिया है, मतलब ऑक्साइड से ज्यादा होता है, पहली चीज। दूसरा उसने लिख दिया देखो कि del G नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है रोस्टिंग के लिए। अगर हम रोस्टिंग करेंगे सल्फाइड का ऑक्साइड से तो del G नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो जितनी नेगेटिव होगी उतना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी उतना जल्दी हो रहा है। तो हम इसीलिए प्रीफर करेंगे कि सल्फाइड से ऑक्साइड में चेंज हो जाए, क्योंकि del G नॉट की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, यानी रिएक्शन आसानी से हो जा रही है, तो हम चाहेंगे कि हो जाए, तो इसीलिए हम सल्फाइड से ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन है इसका। तो मीन्स del G से इसका आंसर आता है, ध्यान रखना del G नॉट ही इसका आंसर देता है। तीसरा है रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड टू ऑक्साइड इज अ थर्मोडायनेमिकली फीजिबल, क्योंकि जब del G नॉट की वैल्यू
नेगेटिव हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिजिबल हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो ये ध्यान रखना है, आपके जो आर्गुमेंट की जो टेंडेंसी है उसे बढ़ा देता है। हर एक स्टेप को ध्यान से पढ़ना अपने आप। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अब आपके पास। इसमें आपके बोर्ड में लिखा हुआ है कि थिंकिंग लेवल क्वेश्चन आएंगे 40% तक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे जो छोटा बच्चा भी कर देगा क्योंकि पास हो जाओगे। फिर 40 से लेके 70 तक थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस आएंगे जो एवरेज या थोड़ा एबव एवरेज बच्चे कर सकते हैं 75% तक, या 80 तक भी आता है केमिस्ट्री में। तो फिर 80 या 85 के बाद आगे हार्डली क्रिटिकल आते हैं जो बहुत सोचना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट आंसर नहीं होता। तो अब देखो 14 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट है? इसीलिए जब आप थ्योरी पढ़ते हो और जब क्वेश्चन आंसर करते हो तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। और मैं यही प्रिफर करता हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर ज्यादा करो। जो मैंने अभी पढ़ाया है ये देखो आप, इसके बाद इसे मुझे आंसर खुद भेजो फिर दोबारा, फिर जो नहीं आता उसे फिर दोबारा पूछो। अब नेक्स्ट है देखो, नाइट राइडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील बाय ट्रीटिंग इट इन एटमोस्फियर ऑफ। किससे रिएक्शन करेंगे? हाँ, अंबिका ने सही आंसर दिया इसका। अमोनियम। हाँ, वेरी गुड। तो इसका आंसर आपने बता दिया है, अमोनिया इज द राइट आंसर। अमोनिया से किस में चेंज हो जाएगा? नाइट्राइडिंग में, यानी नाइट्राइड हो जाएगा, जिससे उसकी सरफेस क्या होती है, हार्ड हो जाती है स्टील की। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने कल कई बार बताया आपको। अब इसका कोई मुझे आंसर बता देगा, मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कल कि इसका आंसर ये होना चाहिए। अब मुझे इसका आंसर बताओ। अंबिका, ओके, वेरी गुड। और कोई आंसर बताओ मुझे। मैं कल कह रहा था कि देखो ये कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितने मैंने आपको बताए सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसे नहीं कह रहा था मैं आपको, बोर्ड लेवल में भी पूछे हुए हैं। जब मैं आपको बोर्ड लेवल कराऊंगा तो उसमें भी आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो 15 का क्वेश्चन का आंसर बताओ और कोई। एल्युमिनियम कल मैंने आपको बताया पूरा, और इसमें मैंने कई बार बताया। तो इसका आंसर क्या है? 1 2 3 4 में से सुमित ने सही आंसर बताया। जब हम एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हम क्या डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में? तो इसका आंसर है थर्ड वन। देखो, इसे कहते हैं क्रायोलाइट। मैंने आपको कहा था, इसका फॉर्मूला याद कर लो, Na3AlF6, इसे कहते हैं क्रायोलाइट। क्रायोलाइट यानी Na3AlF6। और फ्लोरेस्पार यानी CaF2, फ्लोरेस्पार। ये दोनों याद करने हैं आपने, इसका रोल अलग है, इसका रोल अलग है। तो इन तीनों को हम डालते हैं मोल्टन मिक्सचर में इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय। जब हम रिडक्शन करते हैं तो हम इसे डालते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो रहा है। तो 15 का आंसर है सी वाला। देखो आप याद करो, मैंने क्रायोलाइट बोला था, यानी Na3AlF6 क्रायोलाइट होता है, और फ्लोरेस्पार होता है CaF2। ठीक है, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15। कोई डाउट किसी को तो मुझसे पूछ सकता है वो फिर दोबारा। आगे बढ़ जाऊं अब यस ये भी सर। मैंने कल कहा था आपको, देखो कि कई बार बोला था कि इसमें आता है प्यूरिफिकेशन करेंगे हम, यानी रिफाइनिंग करेंगे हम एल्युमिनियम की बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ध्यान रखना। अंबिका सही है, यामिनी सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको अब की बार भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुमित सही आंसर बताया, और श्रुति राइट आंसर है। तो इसका आंसर है हुप्स प्रोसेस। हुप्स प्रोसेस मैं आपको कल भी कह रहा था, और हो सकता है आपकी बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ठीक है? तो इसमें बोर्ड लेवल में भी वही क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटिटिव में भी वही क्वेश्चन आते हैं। इन ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कॉम्पिटिटिव में और बोर्ड लेवल में, क्योंकि लगभग लगभग क्वेश्चन सेम होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड। देखो जनरली आपने कैल्शियम का पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आप गैस कर सकते हो इसमें से। देखो मैं आपको बता देता हूं,
हाँ, एक ने आंसर दिया है अंबिका। ओके, अंबिका। और तो देखो पहला आंसर है यामिनी। ओके, सुमित। ओके, देखो अब आप अपने आप बताना। एक है रिडक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बाई कार्बन, हो नहीं सकता, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये कार्बन से रिड्यूस नहीं होगा। अभी भी मैंने आपको बताया था कि Zn से Cu तक कार्बन करता है, C Zn के ऊपर आता है, तो कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। ये तो खत्म हो गया मामला। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मैंने कहा था जो भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, अगर याद करो आप लोग। मैंने कहा था Zn से जो भी होगा ऊपर उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ये स्टेटमेंट बोला था कि नहीं बोला था, आपको बताओ। ठीक है, इससे ऊपर यानी लिथियम के बाबा, सरदार, काका, नाना, मांगे, आलू, पानी में, मैंने, जिंदा, तो यहाँ से ऊपर वाले Zn से ऊपर वाले ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से होंगे सारे के सारे जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो ये सेकंड वाला आंसर है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे मोल्टन में, वाटर के साथ नहीं, ध्यान रखना कि वाटर है, वाटर नहीं होना चाहिए, उसी को मेल्ट करेंगे बस हम। तो CaCl2 को किसमें टूटेगा, Ca2+ में और Cl2- में। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, सोचना, ये ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट बताया है लेकिन क्वेश्चन ये घुमा के पूछते हैं। उसमें भी ऐसी होगा, बोर्ड में भी डायरेक्ट, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा 40% वाले में, 70 में थोड़ा सा हार्ड होगा, 40 से 70 के बीच में, और इसके बाद फिर या 80 तक भी इजी होता है। इसके बाद आपको हाई लेवल का पूछा जाता है, उसमें ऐसे ही आता है, क्वेश्चन घुमा के देते हो, डायरेक्ट नहीं देंगे, ध्यान रखना। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 18। ये मैंने भी बताया हुआ आपको, देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो टाइम खत्म हो रहा है, सोचो और बताना रिज्वाइन करके। ठीक है, इसके चारों ऑप्शन है 18 क्वेश्चन में।